गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपना 16 दिसंबर 2022 का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। और मुझे पूरी उम्मीद है कल मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था एमएसपी के बारे में और फार्म बिल के बारे में आपने नक्की पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या वन क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी ओपन बाय द 15th ऑफ अगस्त नेक्स्ट ईयर अक्रॉस द कंट्री। अगले साल 15 अगस्त तक देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? कितने कितने खोले जाएंगे? 1000 नए केंद्र खोले जाएंगे खेलो इंडिया सेंटर में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहां पे हुआ था आपका? ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था। 2023 का कहां होगा? मध्य प्रदेश में होगा। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 आपका कहां हुआ था? कर्नाटका में। और 23वां कहां होगा? यूपी में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है आपके? अनुराग ठाकुर जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। विच मिनिस्ट्री वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव ऑपरेशनली मर्ज्ड विद डिस्ट्रिक्ट एड एक्सपोर्ट्स हब डीईएच इनिशिएटिव ऑफ डी डीजीएफटी। किस मंत्रालय की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल को डीजीएफटी की डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल के साथ विलय कर लिया गया है? कौन सी मिनिस्ट्री के साथ किया गया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ। देखो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल। ओके, इसके अंदर क्या आता है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, किस राज्य ने स्टार्ट किया? सबसे पहले यूपी ने स्टार्ट किया है। ओके, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, अभी बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा ही क्या आया था? हाँ, वन नेशन वन रेशन कार्ड। क्या आया था? वन नेशन वन रेशन कार्ड। इससे इससे क्या फायदा हुआ? देखो, इससे फायदा ये हुआ, मान लो कोई अगर मुंबई या महाराष्ट्र में रहता है, वहां पे उसका रेशन कार्ड बना हुआ है। ठीक है, इन केस किसी प्रॉब्लम की वजह से वो अगर स्टेट चेंज करके यूपी में जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर यूपी के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा यूपी में जाता है, अगर वहां पे राशन कार्ड उसको चाहिए, उसको राशन लेना है, ठीक है, तो वो राशन कार्ड एक तो उसको नया बनवाना पड़ेगा वहां के एड्रेस प्रूफ के साथ में। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों में उसको क्या होगा? झिकझिक होगा। जबकि उसके पास एक राशन कार्ड पहले से है, तो एक काम किया जाए, राशन कार्ड को मतलब कि एक ओवरऑल नेशनल लेवल पे किया जाए। ओके, तो ये जो इनिशिएटिव था वन नेशन वन राशन कार्ड वाला, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। ओके, ये भी यूपी ने अपना लिया है। चलिए थोड़ा इसको जूम किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया प्लान टू इंस्टॉल 500 गीगावाट ऑफ renewable energy capacity by which year will involve an investment of at least 2 lakh 44 crore according to committee constituted by the Central Electricity Authority। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सी द्वारा गठित एक समिति के अनुसार किस वर्ष तक अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, जो बार बार बनाई जा सकती है, ऊर्जा की क्षमता के 500 गीगावाट स्थापित करने की भारत की योजना में कम से कम 2.44 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा? किस साल तक होगा? 2030 तक होगा। ठीक है, इसे देखिए यहां पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, तो मैं एक सिंगापुर का बहुत मस्त मॉडल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सिंगापुर में क्या होता है मालूम है? सिंगापुर में कोई भी वेस्ट सामान वेस्ट नहीं होता। सिंगापुर में जैसे कि जो डेली के वेस्ट नहीं निकलते, डेली के वेस्ट जितने भी हाउसेज वहां पे है, वो डेली के वेस्ट जहां पे जमा होते हैं, उन डेली के वेस्ट को शहर के बाहर लेके जाकर एक बहुत बड़े वेल के अंदर उनको बर्न किया जाता, मतलब जलाया जाता है। उसके बाद उसको जलाने से जो भी एनर्जी पैदा होती है, उसको उसको उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। समझ गए? और उसका जो भी राख बचता है उसको वहां पे डम कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब वहां पे जो वेस्ट मटेरियल है, जो जो डेली का वेस्ट होता है, घर का कूड़ा कचड़ा, उसको भी वहां पे यूज किया जाता है।
तो भारत को भी सिंगापुर के इस मॉडल से सीख लेनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा तो काम काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डेली का वेस्ट इंडिया में निकलता है। अगर मैं बात करूं, मैं एक दिन एक टूर पे गया था, आपने अगर इमेजिका का नाम देखा होगा तो एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है, ठीक है। मैं वहां पे पिकनिक पे गया था। तो पिकनिक में क्या था मालूम है, पिकनिक में ऐसा था कि वहां से थोड़ी दूरी पर एक बस्ती थी। बस्ती के बाहर ना सब लोग अपना जाके फेंकते थे वेस्ट। ओके, घर का जितना भी वेस्ट रहता था वो लोग फेंका करते थे। अब वेस्ट में क्या था मालूम, वहां पे गवर्नमेंट ने बना के दिया है कि आपको वेस्ट इसी डब्बे के अंदर फेंकना है, लेकिन पब्लिक क्या थी, पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, ये उछाल के मारा, लगाया एकदम निशाना तान के, किसी का लगा और किसी का वहीं पे गिर गया, ठीक है। तो इससे क्या था, इससे वहां के जितने भी सराउंडिंग्स थे, कचड़ा भर गया था वहां पे और डब्बा पूरा का पूरा खाली था, समझ गए। तो थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए कि रोड के ऊपर वेस्ट मटेरियल नहीं फेंका जाता है, उसको डब्बे में फेंका जाता है। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए जितना भी वेस्ट मटेरियल जमा हो रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम लोग सिंगापुर से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, आर के सिंह है। 2003 तक 500 गीगावाट की एनर्जी जनरेट की जाएगी। 2047 तक भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। 2047 तक भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। इसके लिए एक परियोजना भी लागू की गई है, कौन सी, जैसे देखो, पेट्रोल पेट्रोल खत्म करके फ्लेक्स फ्यूल लाया जा रहा है। ओके, फ्लेक्स फ्यूल के बाद में ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि अगर हाइड्रोजन वाला पावर प्लांट सक्सेस हो जाता है, सच बता रहा हूं, एनर्जी के मामले में भारत सबको बीट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर खर्चा बहुत है, रिसर्च बहुत है, इसको प्लांट करना बहुत मुश्किल काम है। अगर एक बार ये प्लांट हो गया, ओके, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी लूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके आने वाले टाइम पे आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के मेंस के पेपर में, कि एनर्जी को लेकर आने वाले समय में देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, और जो अभी देश की पॉलिसी है उसमें कहां कहां बदलाव करना नीड है, या फिर पॉलिसी सही है तो वो क्यों सही है, समझ गए। हर एक चीज के ऊपर जब तक आप लोग ब्रॉड वे का रूप नहीं रखते हो तब तक आप लोग सोच नहीं पाते हो। जैसे कि मैं आपको ना, मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा एक विद्यार्थी है, उसके उसके बारे में बताता हूं। मैं एक दिन इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में उसको सिखा रहा था, तो उसके मन में पता नहीं कहां से सवाल आ गया, जो कि आपके मन में भी आया होगा कभी ना कभी, कि जब शराब या अल्कोहल ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है, फायदेमंद नहीं है, तो भी गवर्नमेंट उसको ऑन क्यों रखी है, जबकि लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद रखा था लेकिन सिर्फ शराब की दुकानें ओपन की थी, ठीक है, ठीक है। तो लोगों के मन उसके मन में सवाल था, सर ये तो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है। गवर्नमेंट जानती है कि शराब की दुकानों से लोगों की हेल्थ बिगड़ रही है, लोग मर रहे हैं, तो शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं कर देती गवर्नमेंट। देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि बंद नहीं की जा सकती, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको आता है अल्कोहल, ओके, अल्कोहल आता है। फिर सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है, अब गुटखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैड थिंग्स, ओके, बैड थिंग्स, और यहाँ पे ओके विमल जैसे प्रोडक्ट, ओके। फिर उसके बाद में आपका आता है सिगरेट, ओके, सिगरेट आता है आपका, सिगरेट जैसी चीजें रहती हैं। फिर आपका आता है सिगार, ठीक है, और उसके बाद में आता है टोबैको। देखो, इन सब चीजों की खेती होती है, ओके। अल्कोहल बनाया जाता है, जो गुटखा वगैरह होते हैं, विमल पान मसाला वगैरह, रजनीगंधा, ये सब जैसे, और सिगरेट और सिगार जैसी चीजें जो कि टोबैको से बनती है। गवर्नमेंट इनको बंद क्यों नहीं कर देती, देखो मैं आपको बता रहा हूं, देश की इकोनॉमी का 8.86% इस अल्कोहल ने अकेले संभाल कर रखा है। अल्कोहल ने अकेले संभाल कर रखा है। आपको सॉरी, आपको अरे यार क्या हो रहा है, आपको मालूम नहीं होगा कि अकेले गुटखे का मार्केट 46,000 करोड़ का है। अकेले गुटखे का मार्केट, समझ गए, अकेले गुटखे का मार्केट 46,000 करोड़, ये हो गया लाखों करोड़ों का बिजनेस, ये हो गया।
ठीक है बच्चों। तो जो इतना बड़ा अमाउंट है, अगर इन केस इनको डायरेक्टली बैन किया जाए तो सबसे पहला जो लॉस होगा वो क्या होगा, इतने सारे अमाउंट की भरपाई कौन सा चीज करेगा। ओके। दूसरा, इन चीजों का रिप्लेसमेंट क्या होगा, कि लोगों को अगर ये सब चीजें नहीं मिलती है, अगर इन सब चीजों का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो लोग नकली शराब बना के बेचेंगे। जैसे कि आपने अभी रिसेंट में बिहार का न्यूज भी देखा होगा, बिहार में नकली शराब पी के कुछ लोग मारे गए, जिसके ऊपर संसद भवन में बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट हमला किया गया। समझ गए आप लोग। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। देखो, अगर गवर्नमेंट नहीं बेच रही है तो लोग नकली बना के बेचेंगे, तो इससे अच्छा गवर्नमेंट ही बेचे, क्योंकि गवर्नमेंट असली सामान बेचेगी ना। अगर वो लोग अल्कोहल भी बेचते हैं तो उसके अंदर मात्रा देखते हैं कि कौन सी जहरीली है कि नहीं है, क्योंकि अगर कोई अल्कोहल अगर घर में क्रिएट कर रहा है तो उसको मालूम नहीं है ना कौन सा चीज कितनी मात्रा में डालना है। जब उसको ये सब मालूम ही नहीं, तो वो कितनी भी क्वांटिटी में मिला के कैसा भी बनाएगा और लोगों को पिला देगा। यूपी में भी पिछले साल कम से कम 35 लोग मारे गए थे नकली शराब पीकर। समझ गए। तो इन सब चीजों को बंद तो नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक होता है प्रोस्टिट्यूशन। ओके। जब सबको मालूम है कि प्रोस्टिट्यूशन का काम कितना गलत होता है, फिर भी क्या गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करवा सकती। मैं आज की वीडियो में इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं कभी इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दूंगा कि क्या आपके मन में कभी डाउट नहीं आता कि दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक अलग इलाका है, वहां को उस जगह को गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर रही है। ओके। फिर इसके बाद भी जो 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 सबसे बेकार चीज रहती है वो रहती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लोगों को सॉफ्ट पॉर्न सप्लाई किया जाता है। देखो, बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री जो है ना आज के टाइम पे वो कितनी बेकार बनती जा रही है। सॉफ्ट पॉर्न लोगों को वीडियोस के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा उनके ब्रेन्स के साथ में खेला जा रहा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शंस क्यों नहीं लेती। गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्शंस लिए, जिस प्रकार के वीडियोस बनते हैं उसके ऊपर एक्शंस लिए हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तो यहाँ पर गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शंस क्यों नहीं लेती, जबकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्शंस लिया गया है कि इसके ऊपर जो भी वीडियोस बनाई जाएंगी उनको पहले देखा जाएगा। फिर भी देखा कहाँ जाता है। ओके। जैसे कि मैं एक मूवी का नाम लेता हूं आपके सामने। ओके। आप सब लोग 18+ रहोगे तो मैं सीधे बोलूंगा इसको ऑफेंस के मतलब कि उस रूप में मत देखना कि सर ये क्या सिखा रहे हैं। ओके। अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको सारे चीज के रूप में एक ब्रॉड माइंड का वे रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर ये काम किया है तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अगर इसको कैंसिल करना है तो उसका रिप्लेसमेंट भी चाहिए फिर लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने मस्ती ज्यादा वाली फिल्म देखी होगी। ओके। मस्ती ज्यादा वाली फिल्म फैमिली मूवी नहीं है, ये सबको पता है। ओके। तो इस मूवी को बनाने के पीछे क्या रीजन था, प्लस गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई कैसे किया। देखो, आज के टाइम पे एंड्रॉइड फोन सबके हाथ में है। ठीक है। जब एंड्रॉइड फोन सबके हाथ में, सब लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो बात वही रहती है कि गवर्नमेंट की जो पहुंच है वो कहां तक है। ठीक है। और जो लोगों ने काम किया वो कहां तक है। तो इसके लिए जो चीज सोचने लायक है, एक तो है आपका अल्कोहल। ओके। दूसरा है आपका सिगरेट। ओके। फिर तीसरा है आपका टोबैको। सिर्फ इन चीजों के ऊपर ही आपको विचार करना है, क्योंकि बाकी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत सारे केस भरे पड़े हुए हैं। ठीक है। जिसके ऊपर केसेस नहीं होते हैं, अल्कोहल सिगरेट टोबैको। अगर आपको भी लगता है कि ये बैन होना चाहिए, क्योंकि मुझको तो लगता है ये बैन होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अगर लगता था पहले कि जी सर इसको बैन करना चाहिए, लेकिन इसको बैन नहीं करना चाहिए रियलिटी में, अगर आपको लगता है कि हाँ इसको बैन करना चाहिए, तो इसका रिप्लेसमेंट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रॉपर आइडिया के साथ में बताओ, जो कि इसका रिप्लेसमेंट मिलना इम्पॉसिबल है। समझ गए। तो अपने माइंड से ये चीजें निकाल देना कि गवर्नमेंट नशा के विरोध में कैंपेन तो रखती है, लेकिन उसको वो खुद प्रमोट भी करती है, मतलब बेचती भी है। चलिए, क्योंकि अल्कोहल देश में नहीं ना, देश के बाहर भी बेचा जाता है। गोट हैज गिवन बर्थ टू लैम नेम्ड अजय थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय लेप्रोस्कोपिक टेक्निक एट द सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन विच सिटी। किस शहर में स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में लेप्रोस्कोपिक तकनीक द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से बकरी ने अजायश नाम के मेमने को जन्म दिया है। तो कहां पे दिया है, मथुरा शहर में दिया है। अब देखो यहाँ पर, अब ये मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, देखो
मैं पहले बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को जो भी गर्ल्स वगैरह देख रही हैं और बॉयज वगैरह देख रहे हैं, तो प्लीज इस कंसेप्ट को थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचना आप लोग कि मैंने ऐसा क्यों बोला है, ठीक है। इसको अपने ऊपर ऑफेंस में मत लेना या फिर ये सब चालू क्यों। देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ये आर्टिफिशियली रूप से किसी भी लेडीज को मां बनाने में काम आता है। जैसे कि मान लो एक बॉय है और एक गर्ल है, मतलब मैन और वुमन है। आप सबको मालूम है जब तक दोनों का मिलन नहीं होता एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर मैन के स्पर्म्स में इतनी पावर नहीं है कि वो किसी लेडीज को प्रेग्नेंट कर सके, मतलब या फिर अपनी वाइफ को, तो वो लोग जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स में, ओके, जहां पे उनके ऊपर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। अब इसमें नॉर्मली रूप से क्या होता है, जहां पे लोगों की खुद की परमिशन रहती है, मतलब क्या होता है, मेल स्पर्म्स को, ओके, मेल स्पर्म्स को वुमन के गर्भाशय के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। क्या होता है, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। देखो 90% केसेस में ये सक्सेस होता है कि लेडीज के पेट में जो बच्चा है वो उसके हस्बैंड का ही रहता है। बट कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि उनके हस्बैंड्स के जो स्पर्म्स होते हैं वो किसी भी वे में लेडीज को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। तो वहां पे वो लोग पहले तो उनसे परमिशन लिया जाता है कि स्पर्म्स अगर किसी और के होंगे तो आपको ऐसा मंजूर है क्या। तो कुछ लोग मान भी जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग मान भी जाते हैं कि ठीक है, स्पर्म्स अगर किसी और के हैं तो ठीक है, क्योंकि आपने एक मूवी भी देखा होगा जिसका नाम था स्पर्म डोनर। तो आज के टाइम पे स्पर्म डोनर्स के बैंक भी रहते हैं, जहां पे जो लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती है उनके अंदर उन स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है। समझ गए, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसके ऊपर एक केस भी हुआ था, मतलब मेरे को कंप्लीट डिटेल तो नहीं मालूम है, मैंने कल एक आर्टिकल रीड किया था। उसके अंदर क्या था, कुछ लेडीज को बिना बताए उन मतलब जो उनके अंदर स्पर्म था ऐसा बोलते थे कि ये आपके हस्बैंड का है, लेकिन वो किसी और का रहता था। समझ गए आप लोग, बस यही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो लीगली रूप से है ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, खास करके मेल है, तो अगर आप लोग इस चीज में नहीं जाना चाहते हो तो मैं सीधे बोल दूंगा कि यू हैव टू स्टॉप योर फास्ट फूड आपको बंद करना होगा और आपको एक्सरसाइज दबा दबा के करनी होगी। समझ गए। देखो, एक मतलब कि मैंने इसके बारे में पूरी एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, अपने स्पर्म्स को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे इन दोनों चीजों को बंद कर दोगे तो बॉडी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और देखो यहाँ पर इसके ऊपर ना, अभी जैसे कि ये टॉपिक पूछा गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो शायद से एथिक्स के पेपर वगैरह में या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, मशीनें कहाँ कहाँ पे उसकी यूज होती है, सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, ये एक बार आप लोग जाके पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इन केस अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्वेश्चन आपको यहाँ पे टॉपिक मिला है तो 2020 और 21 में, ओके, इसके नए नए सेंटर्स कहाँ पे खुले हैं, इसको लागू किसके गवर्नमेंट में किया गया था, इसको लागू कब किया गया था, सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च कहाँ पे की गई थी, एक ओवरऑल जो ब्रॉड वे की इंफॉर्मेशन रहती है वो आप लोग खुद पढ़ के ले लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। नेशनल एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आपका बागपत उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल परसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में। और इसके ऊपर ना एक सस्पेंस मतलब साउथ की क्रिमिनल मूवी भी बनी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कंसेप्ट पे ये पूरी की पूरी मूवी है। अगर कभी टाइम मिले तो आप लोग जाके देख लेना। ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं, मैं आज का टॉपिक यहीं पे रख दूंगी। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं सिखाया, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप लोग इसके ऊपर अगर आज जाके देखो आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने एमएसपी के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो आपको पढ़ना है। फार्म बिल जो कि अभी रिसेंट में एक्टिव नहीं है, लेकिन इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि फार्म बिल के बाद जो यूपीएससी मेंस का पेपर था उसके अंदर फार्म बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आज आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में।
और अगर आपने डार्ट मिशन के बारे में नहीं पढ़ा है, जाके पढ़ लो। फिर उसके बाद में आपका आता है B-21 रेडर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में पढ़ लो। देखो ये सारे वो टॉपिक्स है जिनको एक के अंदर मतलब एक ही वीडियो में सिखाया नहीं जा सकता। ओके, तो ये आपको सेपरेट सेपरेट अपने घर पे खुद से पढ़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।